हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भावना सिंह और हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th का सीबीएसई इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 डिमांड। डिमांड चैप्टर 3 है। हम स्टार्ट करेंगे डिमांड का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। हम बिल्कुल बेसिक स्टडीज़ कर रहे हैं। 11th क्लास में बेसिक इकोनॉमिक्स आती है तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं हम। क्या होता है डिमांड का मतलब, तो हम देखते हैं हम गुड्स जो भी डिमांड करते हैं, हम कुछ भी चीज़ जो भी हम गुड्स वगैरह ख़रीदते हैं, तो जो भी हम उनकी डिमांड करते हैं या कुछ भी होता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो इसीलिए करते हैं ना क्योंकि हमारा कैपेसिटी है उस चीज़ को ख़रीदने की, और हम हमारी कोई वांट होती है, हमारी एक डिज़ायर होती है, हमारी एक वांट होती है और हम अपनी वांट को पूरा करना चाहते हैं और हम कैपेबल होते हैं उस वांट को पूरा करने के, तभी तो हम कोई चीज़ डिमांड कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता कोई कंज्यूमर कुछ भी डिमांड कर ले। जब भी कोई हर गुड या हर वांट एक कंज्यूमर का जो होता है उसको हम डिमांड नहीं कह सकते। ऐसा क्यों होता है? जनरली आपने देखा होगा 3 वर्ड्स होते हैं, डिज़ायर, वांट एंड डिमांड। ये तीन ऐसे वर्ड हैं जो जनरली इंटरचेंजेबली हम लोग यूज़ कर लेते हैं। कई बार हम डिज़ायर को ही वांट कह देते हैं, वांट को डिज़ायर कह देते हैं। कई बार कहते हैं हम डिमांड कर रहे हैं वांट, लेकिन ये तीनों इकोनॉमिक्स की टर्म्स में सेम मीनिंग नहीं होते। इन सब के अलग अलग मतलब होते हैं। डिज़ायर का क्या मतलब होता है? डिज़ायर का मतलब होता है जस्ट एक विश है किसी की, कुछ भी कमोडिटी खरीदने की। डिज़ायर का मतलब क्या होता है? मेरली अ विश, सिर्फ एक विश होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक पुअर पर्सन है जो बहुत ज़्यादा, या फिर पुअर पर्सन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक पुअर पर्सन के लिए जो है वो एक कार खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 200 रुपये हैं उसके पॉकेट में, सिर्फ 200 रुपीज़ उसके पॉकेट में है और वो एक गाड़ी खरीदना चाहता है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये सिर्फ उसकी एक विश है, लेकिन मतलब वो उसकी एक चाह है कि वो खरीदे उस चीज़ को। लेकिन वांट में क्या होता है? वांट में उसकी एबिलिटी भी होती है और विलिंगनेस भी होती है उस डिज़ायर को सेटिस्फाई करने की। तो जो उसकी डिज़ायर है, वांट के अंदर डिज़ायर तो होती ही होती है, विश तो होती ही होती है, प्लस उसकी एबिलिटी भी होती है एंड विलिंगनेस भी होती है टू सेटिस्फाई इट। तो एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों होती हैं उसके पास अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए, उसी चीज़ को वांट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो इसी पुअर पर्सन जिसके पास 200 रुपये थे उसकी पॉकेट में, अब उसकी लॉटरी लग गई। मान लो उसकी लैक्स की कोई लॉटरी लग गई, 5-7 लैक्स की। तो अब उसकी एबिलिटी भी है और वो चाह भी रखता है, विलिंगनेस भी है सेटिस्फाई करने की। तो अब ये उसकी डिज़ायर एक वांट में बदल गई, दैट ही वांट्स अ कार। ही डोंट डिज़ायर्स द कार, ही वांट्स अ कार। अब डिमांड क्या होता है? डिमांड वांट का ही एक्सटेंशन होता है और इसके अंदर 2 और कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। 2 और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एबिलिटी भी होती है, विलिंगनेस भी होती है, डिज़ायर भी होती है, और 2 और चीज़ें हो जाती हैं। पहली क्या चीज़ होती है? पहली चीज़ हो जाती है, इसको हमेशा डिमांड हमेशा रेफरेंस टू प्राइस ली जाती है। डिमांड इज़ ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्राइस, यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी हम हमेशा कंसिडर करके चलते हैं कि हमारा जो गुड है उसका प्राइस क्या है, ये चीज़ लेके चलते हैं। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? डिमांड वो हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगाई जाती है। वो हमेशा होती है
पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगाई जाती है। अब प्राइस ऑफ द कमोडिटी का क्या मतलब हो गया? डिमांड, इसका मतलब ये हो गया कि डिमांड जो भी कमोडिटी की होती है प्राइस के हिसाब से ही होती है। मान लो कि किसी की, हम कहें कि प्राइस किसी गुड का बढ़ गया, मतलब अगर मान लो कोई 10 रुपए की चीज़ ऑब्वियसली 20 रुपए की हो गई, तो प्राइस बढ़ गया, तो उसकी डिमांड तो कम हो जाएगी ना। उसका प्राइस बता रहे हैं हम, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। हम कहेंगे उसकी डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। सिमिलरली पीरियड ऑफ टाइम भी बताना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहें डिमांड अम्ब्रेलाज की रेनी सीजन में बढ़ जाती है दूसरे सीजन्स के अकॉर्डिंग, तो यानी पीरियड भी बताया है हमने किस सीज़न में, रेनी सीज़न में। तो ये सब पीरियड ऑफ टाइम भी पता होना चाहिए, तभी उस वांट को डिमांड कहा जाएगा। सो डिमांड पूरी करने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं? 2 कंडीशन। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी की रिस्पेक्ट में ज़रूर होना चाहिए। सेकंड, पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। थर्ड एलिमेंट होता है विलिंगनेस। मैंने आपको कहा था विलिंगनेस होनी चाहिए उस चीज़ को खरीदने की, विलिंगनेस टू बाय। एंड फोर्थ एलिमेंट होता है कि क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए क्या क्वांटिटी हम खरीदेंगे उस कमोडिटी की, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी यानी गुड, उस गुड की कितनी क्वांटिटी हमें ज़रूरत है। मान लो यहाँ पे हमारी गाड़ी है, तो हमें ऑब्वियसली ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि एक गाड़ी लेनी है, 2 लेनी है, तो क्वांटिटी पता होनी चाहिए हमें। तभी अगर क्वांटिटी पता हो, हमें उसकी विलिंगनेस हो और एबिलिटी हो खरीदने की, विलिंगनेस एंड एबिलिटी, प्राइस पता हो कमोडिटी का, और हमें पीरियड ऑफ टाइम पता हो, तभी उस चीज़ को डिमांड कहा जाता है इकोनॉमिक्स की टर्म्स में। तो ये तो हो गया मीनिंग डिमांड का। अब डिमांड जो है 2 तरह से डिपिक्ट होती है। डिमांड क्या होती है? 2 तरह से डिपिक्ट होती है। अगर डिमांड की डेफिनेशन देखें तो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज, कौन? कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, इज विलिंग एंड एबल, विलिंग ही नहीं, विलिंगनेस एंड एबिलिटी, एबिलिटी भी ज़रूरी है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी दोनों ज़रूरी है। ही इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस, जो प्राइस दिया हुआ है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो उसी चीज़ को डिमांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिमांड। तो डिमांड मैंने आपको कहा कि 2 तरह की रिस्पेक्ट में हो सकती है। डिमांड कैन बी इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट, ऐसे लिख दिया, वैसे मार्केट लिखा हुआ है, अगर आप कंफ्यूज ना हो जाए। मार्केट में जनरली ऐसे ही अपने लेक्चर्स में MKT लिख देती हूँ, मार्केट डिमांड। सो 2 तरह की डिमांड हो सकती है, इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड। नाउ इंडिविजुअल डिमांड क्या होगी? इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, यानी एक ही कंज्यूमर होगा, अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर होगा, अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट each possible price of the commodity during a period of time. So यहाँ पे इंडिविजुअल, एक कंज्यूमर की बात हो रही है। और मार्केट डिमांड के अंदर क्या होगा? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर्स, इसमें सारे के सारे, यहाँ पे एक, यहाँ इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल, मान लो 3 इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल की डिमांड हमने देख ली। अगर इन तीनों की डिमांड को हम सम कर देंगे तो क्या आ जाएगी? मार्केट की डिमांड पता लग जाएगी। तो ये दोनों आपने पता कर, समझ आ गया होगा। मार्केट डिमांड में क्या होता है? ऑल कंज्यूमर्स, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय at
each possible price of the commodity during a period of time, during a given period of time, अगर given period of time हो तो वो क्या होगा, मार्केट डिमांड। यहाँ पे ऑल कंज्यूमर आ गया, मार्केट, एक कंज्यूमर है, इंडिविजुअल डिमांड। अब डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं डिमांड के, क्या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आप सोचेंगे ये क्या नई चीज़ आ रही है, अब एक तो टॉपिक ही ऐसा था। नाउ डिटर्मिनेंट्स में भी अलग अलग, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड के क्या डिटर्मिनेंट्स हैं एंड मार्केट डिमांड के क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब ही क्या होता है, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है क्या फैक्टर्स हैं, किन फैक्टर्स पे ये इंडिविजुअल डिमांड डिटरमाइन, किन फैक्टर्स से डिटरमाइन होगी, पता लगेगा इंडिविजुअल डिमांड का ये क्या डिमांड होने वाली है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इंडिविजुअल डिमांड जो होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक होता है फैक्टर्स, पहला फैक्टर होता है कि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, यानी जो कमोडिटी हमारी दी हुई है, जिस गुड की हम डिमांड निकालना चाह रहे हैं, उसका क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है डिमांड को, जो इफ़ेक्ट करता है किसी भी कमोडिटी की। जनरली क्या होता है कि इन्वर्स रिलेशनशिप मानी जाती है प्राइस में और डिमांड में, किसी भी कमोडिटी की। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि मान लो एक चीज़ इंक्रीज़ करेगी तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ करेगी, इस चीज़ को इन्वर्स रिलेशनशिप कहते हैं। तो प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप कैसे हो सकता है, मैंने आपको अभी समझाया था, किसी भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस मान लो एक चीज़ जो पहले 50 रुपये की आती थी अब वो 100 रुपये की हो गई है, पहले क्या आती थी 50 रुपीज़ की आती थी पहले, यानी अर्लियर, एंड अब नाउ उसका रेट क्या हो गया 100 रुपीज़ हो गया। अर्लियर वो 50 रुपये की आती थी यार अर्लियर, एंड अब अगर 100 की आ गई तो ऑब्वियसली लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, लोग उसे कम खरीदने लगेंगे, तो प्राइस बढ़ते ही डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी चीज़ को, यानी एक चीज़ एंड वाइज वर्सा, ऐसा भी होता है कि ऑब्वियसली अगर प्राइस कम हो गया किसी चीज़ का, पहले मान लो 100 रुपये की थी अब 50 रुपये की हो गई, तो और ज़्यादा लोग खरीदने जाएंगे उस चीज़ को, और ज़्यादा लोग उस टाइम में ख़रीद सकते हैं, लोग चाह भी बढ़ जाएगी उनकी इनकम, क्योंकि ऑब्वियसली उतनी ही है लेकिन प्राइस तो कम हो गया, तो अब वो क्या करेंगे और ज़्यादा लोग खरीद सकते हैं, तो लोगों की डिमांड क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। यानी ये जब भी एरोज उल्टे जाएं तो इसका मतलब क्या हो गया, इन्वर्स रिलेशनशिप हो गई, किसमें, प्राइस में और डिमांड में, प्राइस में और डिमांड में, ये इन्वर्स रिलेशनशिप। इसी इन्वर्स रिलेशनशिप को जो हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं, प्राइस और डिमांड की इसी इन्वर्स रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं, जो आगे वाले सेक्शंस में हम पढ़ने वाले हैं। सो नाउ सेकंड फैक्टर क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये तो गुड है, जो कमोडिटी हम खरीद रहे हैं, जो गुड हम खरीदना चाह रहे हैं, उसी का प्राइस। अब उससे रिलेटेड अगर कोई गुड है तो उसके प्राइसेस मान लो चेंज हो गए तो क्या होगा, रिलेटेड के अंदर रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं। कितने तरह के, दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। गाइस सॉरी अगर आपको ये सब आता है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। जिनको इकोनॉमिक्स में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता उनकी थ्योरी है, ये क्लास 11th का मॉड्यूल चल रहा है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। जिनको इकोनॉमिक्स का समझ नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक्स पढ़ रहे हैं हम। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पर यूज़ हो सकते हैं।
मान लो हमारे पास टी है, टी हमें पीनी पसंद है। अगर हमारे पास टी नहीं है तो लोग कहते हैं चलो कॉफ़ी बना दो, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड हो गए, यानी टी की जगह पे कॉफ़ी यूज़ हो रही है। अगर यहीं पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक साथ यूज़ होते हैं। यहाँ पे एक दूसरे की जगह पर मेरी हिंदी दूसरे की जगह पर यूज़ हो रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एक साथ यूज़ हो रहे हैं। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स एक दूसरे की जगह पर यूज़ हो रहे हैं, यानी कि मान लो हमारे पास टी है एंड कॉफ़ी है। अगर हमें टी नहीं मिल रही, हम किसी के यहाँ एज अ गेस्ट गए हैं, अब उन्होंने कहा कि यार टी नहीं है, हमने कहा चलो कोई नहीं कॉफ़ी बना दो, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, एक दूसरे की जगह पर यूज़ हो रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब एक गुड दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब उसका साथ देता है, उसको और एनहेंस करता है, उसकी और ब्यूटी को बढ़ाता है। कॉम्प्लीमेंट करना, अगर कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है मतलब मेरे बारे में तारीफ़ कर रहा है, मेरे लेक्चर्स को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो उन चीज़ के बारे में तारीफ़ एक बढ़ावा करता है। तो यानी एक गुड दूसरे को बढ़ावा दे रहा है, यानी एक साथ यूज़ हो रहे हैं, वो साथ साथ काम करते हैं, टुगेदर काम करते हैं। सो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कार एंड पेट्रोल। ऑब्वियसली अगर का पेट्रोल कोई नहीं खरीदेगा, अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो पेट्रोल का क्या ही करेगा कोई इंसान। और सिमिलरली अगर कार है तो पेट्रोल तो खरीदना ही पड़ेगा, यानी कि ये साथ साथ यूज़ हो रहे हैं और ये एक दूसरे की जगह पर यूज़ हो रहे हैं। अब टी एंड कॉफ़ी की जगह कोक एंड पेप्सी भी ले सकते हैं। अब कई बार लोग राइस एंड व्हीट ले लेते हैं, इंक पेन बॉल पेन ले लेते हैं। किसी के पास इंक पेन है बॉल पेन है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता इंक पेन है बॉल पेन है, पेन होना चाहिए। सो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। इंक पेन बॉल पेन हो गया, सीडी डीवीडी हो गई, ये सारे सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो गए, कार के साथ पेट्रोल, ब्रेड के साथ बटर, ब्रेड एंड बटर साथ साथ चलते हैं, टी एंड शुगर साथ साथ चलते हैं, चाय में चीनी साथ साथ चलनी चाहिए। अगर हम ब्रिक एंड सीमेंट हो गया, पेन, अगर पेन है तो हमारे पास रिफ़िल होनी चाहिए, इंक होना चाहिए, पेन के साथ इंक, पेन एंड इंक, पेन एंड रिफ़िल। सो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। आई होप आपको समझ आ रहा हो मैं क्या कह रही हूँ। सो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैसे करेंगे इफ़ेक्ट। अब आप देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जाम्पल लेते हैं हम, टी और कॉफ़ी। मान लो टी का सॉरी गाइस मान लो टी का प्राइस बढ़ गया। अब हमने देखा यार टी का तो प्राइस बढ़ गया, लोग क्या करेंगे, यार टी नहीं खरीदते, छोड़ो कॉफ़ी खरीद लेते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो लोगों ने कॉफ़ी खरीदना स्टार्ट कर दिया, यानी कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। टी का क्या बढ़ा था, प्राइस बढ़ा था, तो टी का प्राइस बढ़ते ही कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई तो लोग कॉफ़ी खरीदने लग गए, तो टी की डिमांड क्या हो गई, टी की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। टी की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो यही होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर प्राइस सब्स्टिट्यूट का, तो इंक्रीज होती है डिमांड। अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ही हमारी इंक्रीज होगी डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कहा कि कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली टी की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हो जाता, मान लो अगर मैं कह देती कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो कॉफ़ी का प्राइस तो इंक्रीज हो गया। इससे क्या होगा, इससे होगा कि टी की जो डिमांड है वो राइज करेगी। कॉफ़ी की प्राइस से टी की डिमांड पे कैसे फ़र्क पड़ेगा, आप ये सोचेंगे। अब देखो, मैंने आपको कहा कि कॉफ़ी का प्राइस अगर मान लो इंक्रीज़ हो गया तो डिमांड
टी की राइज होगी। क्यों? क्योंकि टी तो हमारी सस्ती हो गई है इन कंपैरिजन टू कॉफ़ी। टी सस्ती हो गई है इन कंपैरिजन टू कॉफ़ी। यहाँ पे भी मैंने यही कहा था कि टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी? कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ पे कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। सो ये आप समझ रहे हैं सर्कल। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? जो इंक्रीज हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस, तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है हमारी कमोडिटी की। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें शुगर का प्राइस, ये तो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जाम्पल था। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जाम्पल लेंगे। इस कॉम्प्लीमेंट्री गुड के एग्जाम्पल में अगर हमारा प्राइस जो है शुगर का प्राइस इंक्रीज कर गया, मान लो शुगर का प्राइस हमारा बढ़े जा रहा है, तो डिमांड क्या होगी? टी की डिमांड तो कम हो जाएगी ना। टी की क्या होगी? डिमांड कम होगी। ऐसा क्यों होगा? शुगर का प्राइस बढ़ गया, टी की डिमांड क्यों कम हो रही है? तो ऑब्वियसली यार, लोगों के लिए टी में तो शुगर ही डालेंगे ना, टी के अंदर तो शुगर डलती है, तो शुगर के प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शुगर की तो डिमांड कम होगी, साथ साथ टी की भी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है। इन्वर्स हो रहा है और यहाँ पे डायरेक्ट चल रहा है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट will lead to the increase of the demand for the given commodity। अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा तो हमारी कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ेगी। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा तो हमारी कमोडिटी की डिमांड रिड्यूस होगी। क्या होगी? रिड्यूस होगी। ये किसके केस में? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। ये किसके केस में? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। आई होप आपको समझ आ रहा हो ये क्या बोल रही हूँ मैं। अब सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री हम आने वाले सेशन में और अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल। थर्ड जो पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट होता है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम क्या? अब जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी अफेक्ट करती है डिमांड को। इनकम कैसे इफ़ेक्ट करती है? इनकम का इफ़ेक्ट जो होता है ये डिपेंड करता है कि हमारा जो गुड है वो किस नेचर का है। नेचर का मतलब दो तरह के नेचर हो सकते हैं गुड के, या तो नॉर्मल गुड हो सकता है या फिर इन्फीरियर गुड हो सकता है। आप कहेंगे नॉर्मल इन्फीरियर, ये क्या मतलब है? ये नॉर्मल और इन्फीरियर का यही मतलब है, मान लो कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम बढ़ रही है, तो हमारी जो डिमांड जो होगी वो भी बढ़ेगी। नॉर्मल गुड का केस है, अगर इस केस में इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। और इन्फीरियर गुड का केस है तो इनकम इंक्रीज होगी। अगर इनकम इंक्रीज होने से क्या होगा? डिमांड हमारी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा यार? नॉर्मल गुड होता क्या है और इन्फीरियर गुड क्या होता है? नॉर्मल गुड में आप कोई भी गुड ले सकते हैं, नॉर्मली जो कंज्यूम करते हैं हम लोग। ये नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड का कंसेप्ट वैसे अगर आप देखें तो कोई कमोडिटी इन्फीरियर वगैरह नहीं होती, लेकिन इन्फीरियर गुड का आपको मैं एग्जांपल दे सकती हूँ चाहे तो। जैसे कि मान लो ब्लैक एंड वाइट टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी वर्सेस कलर टीवी। अगर ये एग्जांपल ले हम ब्लैक एंड वाइट टीवी और कलर टीवी, मान लो कि इनकम बढ़ गई, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, तो ऑब्वियसली वो ब्लैक एंड वाइट टीवी तो नहीं खरीदेगा ना। वो सोचेगा कि यार ब्लैक एंड वाइट की जगह मैं कलर टीवी खरीद लेता हूँ, तो उसकी डिमांड ब्लैक एंड वाइट टीवी के लिए तो कम हो जाएगी। अगर ये तो इसका मतलब ब्लैक एंड वाइट टीवी क्या हुआ? ये हमारा इन्फीरियर कमोडिटी हुआ और कलर टीवी तो नॉर्मल गुड है ही। तो नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड, ऐसा नहीं होता कि कोई भी गुड नॉर्मल इन्फीरियर हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि
किस लेवल पर है। अगर किसी जिस भी बंदे की लो इनकम लेवल हुआ उसके लिए वो कमोडिटी इन्फीरियर कही जा सकती है। अब मान लो कि कोई बहुत रिच बंदा हुआ, उसके लिए तो कलर टीवी भी नॉर्मल गुड है और ब्लैक एंड वाइट टीवी भी नॉर्मल गुड है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता ज़्यादा इन दोनों के बीच में। क्यों? उसकी वो नॉर्मली ही ये कंज्यूम करता है, तो अब उसके लिए ये हो सकता है कि ये कलर टीवी है और कोई हाई डेफिनेशन एंड XYZ अलग अलग फीचर्स का कोई एक और टीवी नया लॉन्च हो गया कुछ, सो अब उसके लिए ये कलर टीवी इन्फीरियर गुड हो जाएगा। सो ये इट ऑल डिपेंड्स कि बंदे की क्या इनकम लेवल है। नॉर्मल इन्फीरियर का एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मान लो कंजम्पशन, अगर हम कोई भी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा टोन्ड मिल्क और फुल क्रीम मिल्क, टोन्ड मिल्क वर्सेस फुल क्रीम मिल्क। अगर किसी बंदे की इनकम बढ़ गई तो ऑब्वियसली वो टोन्ड मिल्क की जगह क्या लेने लग जाएगा, वो लेने लग जाएगा फुल क्रीम मिल्क। तो कहेगा यार मेरी तो इनकम बढ़ गई तो अब मैं फुल क्रीम मिल्क पिया करूँगा। तो इन्फीरियर गुड क्या हो गया, टोन्ड मिल्क इन्फीरियर हो गया, फुल क्रीम मिल्क क्या हो गया, नॉर्मल गुड हो गया। ये क्या हो गया, ये इन्फीरियर हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्मल गुड हो गया। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर ये भी इफ़ेक्ट करती है डिमांड को, लेकिन वो डिपेंड करता है क्या नेचर है गुड का। अगर नॉर्मल गुड है तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन अगर इन्फीरियर गुड है इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। सो ये तीन हमने पढ़ लिए। तीन क्या क्या पढ़ लिए, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, थर्ड है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नाउ फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट डिपेंड करता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो कंज्यूमर के हैं वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे डिमांड को। यानी टेस्ट अगर चेंज होंगे तो हो सकता है डिमांड भी चेंज हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई कमोडिटी फैशन में चल रही है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, उस कमोडिटी की, उस गुड की क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। फैशन में है तो वो चीज़ की डिमांड बढ़ती रहेगी। अगर कोई चीज़ फैशन में नहीं है तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन द प्राइस। एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। अगर हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि फ्यूचर में क्या होगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो अब क्या होगा, डिमांड, ये चीज़ भी बहुत इफ़ेक्ट करती है डिमांड पे। हमने फ्यूचर एक्सपेक्ट करके चल लिया, मान लो हमने एक्सपेक्ट किया यार फ्यूचर में किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, तो अगर हमने ये एक्सपेक्ट कर लिया फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो उसकी डिमांड अभी करंटली ही बढ़ जाएगी। ये आप कैसे कर सकते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जब भी ऐसा कहते हैं कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं या गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने, हमने कह दिया पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो सब लोग जाकर आज ही पेट्रोल डलवा के आ जाएंगे, पूरी पूरी टंकियाँ फुल करवा के आ जाएंगे अपनी गाड़ी की, अपनी बाइक्स की। तो हमने एक्सपेक्ट किया फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड आज ही के टाइम बढ़ जाती है, तो ये चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है डिमांड को। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये सारे डिमांड को, इंडिविजुअल डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। अब इसी केस में अगर मैं कहूँ आपको मार्केट डिमांड को क्या, कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था मार्केट डिमांड तो इंडिविजुअल डिमांड से ही बनती है। यहाँ पे एक एक कंज्यूमर को सारे मिलाकर ऑल कंज्यूमर्स हो जाते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड के जितने भी फैक्टर्स थे, यानी कि ये पांचों फैक्टर्स तो हैं ही, ऑल दीज 5 फैक्टर्स प्लस सिक्स्थ फैक्टर होगा यहाँ पर साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन का साइज और कंपोजिशन डिपेंड करेगा मार्केट की डिमांड क्या होगी। अब मार्केट की डिमांड को कैसे करेगा यार,
साइज ऑफ द पॉपुलेशन, अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है तो ऑब्वियसली मार्केट की डिमांड भी इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर हमारी पॉपुलेशन का साइज़ यानी पॉपुलेशन कम हो गई है तो मार्केट की डिमांड भी कम हो जाएगी। एक तो ये फैक्टर हो गया। कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन होता है कि रेशियो, कंपोजिशन का मतलब होता है रेशियो ऑफ मेल्स क्या है, फीमेल्स क्या है, चिल्ड्रन क्या है, तो इन सब ये चीज़, नंबर ऑफ ओल्ड पीपल क्या है, ये सब चीज़, ये कंपोजिशन होता है। ओल्ड पीपल, ओल्ड, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। अब इससे क्या होगा, मान लो कि हमारी फीमेल्स की साइज़, फीमेल ज़्यादा है हमारी सोसाइटी, तो ऑब्वियसली लिपस्टिक्स की, साड़ीज़ की, इन सब की डिमांड ज़्यादा होगी उस एरिया में या उस मार्केट में, उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी। तो कंपोजिशन पे भी बहुत इफ़ेक्ट करता है मार्केट डिमांड को, मार्केट की डिमांड को। नाउ 7th पॉइंट है सीज़न एंड वेदर। सीज़न एंड वेदर ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं कि कौन सा सीज़न चल रहा है, क्या वेदर कंडीशन चल रही है, इन्हीं से डिटरमाइन होती है मार्केट की डिमांड। कैसे डिटरमाइन होती है सीज़न एंड वेदर से? मान लो आप देखेंगे विंटर सीज़न के अंदर वुलन क्लोथ्स की, जैकेट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सिमिलरली अगर हम देखें रेन कोट्स, अम्ब्रेलास की रेनी सीज़न में बढ़ जाती है। तो सीज़न और वेदर वगैरह ये बहुत डिपेंड करता है। अगर वेदर ठंडा हो रहा है धीरे धीरे तो हम देखेंगे कि विंटर्स क्लोथ्स की बढ़ जाएगी, समर्स की डिमांड कम हो जाएगी। तो सीज़न और वेदर मार्केट डिमांड बहुत इफ़ेक्ट करता है, इंडिविजुअली मार्केट डिमांड। एट्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनकम क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या होगा, तो मार्केट की डिमांड भी ज़्यादा होगी। अगर इनकम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी मान लो कोई बहुत ज़्यादा रिच को कुछ इनकम दी हुई है और बहुत ज़्यादा पुअर लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा रिच लोग भी हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट की डिमांड लोअर लेवल्स पर ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। लोअर लेवल पर क्यों रहेगी? क्यों, बहुत ज़्यादा रिच लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा पुअर लोग भी हैं। अब पता नहीं वो गुड रिच लोग खरीदेंगे या पुअर लोग, जितने रिच लोग भी खरीदेंगे तो कितना खरीद लेंगे यार, अपने नीड के हिसाब से थोड़ा बहुत ही खरीद पाएंगे। वो पुअर लोग तो खरीद ही नहीं पा रहे, उनके पास पैसा ही नहीं है। तो मार्केट डिमांड क्या होगी, लोअर लेवल पर ही रहेगी। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनकम तो हमारी मार्केट डिमांड इंक्रीज करेगी। तो ये आठों के आठों फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं मार्केट डिमांड को। 8 क्यों कह रही हूँ, 5 तो ये इंडिविजुअल वाले, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन द फ्यूचर। एक तो ये 5 एंड देन ये 3, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, रेशियो ऑफ मेल फीमेल, ये कंपोजिशन होता है। एंड 7th है सीजन्स एंड वेदर, सीजन्स एंड वेदर्स। एंड 8th है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये सारे डिटर्मिनेंट हैं। नाउ एक पॉइंट होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और चेंज और इन डिमांड में क्या फ़र्क होता है, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। गाइस आप याद रखिएगा, जब भी चेंज वर्ड यूज़ होगा, मैं जनरली इसको एक एज ए ट्रायंगल डिनोट करती हूँ चेंज को इकोनॉमिक्स में। तो मैं जहाँ भी ट्रायंगल बनाऊँ तो मतलब चेंज वर्ड यूज़ हो रहा है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड तभी होता है, क्वांटिटी डिमांडेड, जो हमने डिमांड करी है उसी चीज़ में चेंज हो रहा है, यानी उसी चीज़ के प्राइस में चेंज हो रहा है। जब भी उस क्वांटिटी के ओन प्राइस में, खुद के प्राइस में चेंज हो तो हम कहेंगे चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड। जब भी खुद के प्राइस में जो कमोडिटी हमने डिमांड करी उसके खुद के प्राइस में चेंज हो रहा है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहा जाता है।
और जब भी चेंज हो रहा है किस चीज़ के वजह से, ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन द प्राइस, जब भी ड्यू टू फैक्टर्स other than price, and this is due to change in own price। जब भी खुद के प्राइस में चेंजेस होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे, और जब भी फैक्टर्स अदर देन प्राइस होगा, यानी हमारे प्राइस के अलावा, उस क्वांटिटी के प्राइस के अलावा और चीज़ों में चेंज हो रहे हैं, और चीज़ों में किस किस चीज़ में चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, यानी प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी की वजह से चेंज होगा, तो हम कहेंगे क्या हो रहा है। जब प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी की वजह से चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है। एंड इसके अलावा अगर इनकी वजह से, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द फ्यूचर प्राइसेस, साइज कंपोजिशन, इन सब प्राइस के अलावा, उस गिवन कमोडिटी के प्राइस के अलावा अगर बाकी इन सब चीज़ों की वजह से चेंज हो रहा है तो हम क्या कहते हैं कि डिमांड में चेंज हुआ है। क्या कहते हैं कि डिमांड में चेंज हुआ है। अगर उसी चीज़ के प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ है। अगर बाकी फैक्टर्स की वजह से होता है तो हम कहते हैं कि डिमांड में चेंज हुआ है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन, थोड़ा सा डिमांड स्केड्यूल के बारे में पढ़ लेंगे, एंड डिमांड कर्व क्या होती है। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। आई कंक्लूड माई लेक्चर है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। कोई भी डाउट्स आ रहे हो आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा, एंड प्लीज़ टेक केयर। दोबारा से कोरोना केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं धीरे धीरे। प्लीज़ आप सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस को फॉलो करें, एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। वेयर मास्क पब्लिकली, अगर पब्लिक में कहीं भी जा रहे हैं तो प्लीज़ वेयर मास्क, और सोशल गैदरिंग से जितना हो सके बचने की कोशिश करें। थैंक यू। प्लीज़ टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे वेल।